गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटे, वो लास्ट क्लास के अंदर हम आपको करा रहे थे जो है रबड़ पर हमने चर्चा की थी। रबड़ कितनी प्रकार की होती हैं? रबड़ मुख्य रूप से जो हैं 2 प्रकार की होती हैं। रबड़ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की रबड़ होती हैं। उसमें पहला था हमारे पास में प्राकृतिक रबड़, और दूसरा था हमारे पास में संश्लेषित रबड़। तो देखिए, जो प्राकृतिक रबड़ है वो किससे प्राप्त की जाती है? एक हेविया ब्रेसियंसिस नामक पौधा था, उसके तने से है जो प्राकृतिक रबड़ है उसको प्राप्त किया जाता है। और जो प्राकृतिक रबड़ है उसका जो एकलक होता है वो होता है आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन का जब बहुलीकरण करवाया जाता है और प्राप्त जो कंपाउंड है अर्थात बहुलक है वो क्या कहलाता है? प्राकृतिक रबड़। तो देखिए, हमने प्राकृतिक रबड़ है उस पर हमने आपको चर्चा कर ली थी। अब इसके अंदर एक और नेक्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक जो रबड़ है उसकी यदि उपयोगिता को यदि हम बढ़ाएं तो उपयोगिता को बढ़ाने के लिए उसका वल्नीकरण किया जाता है। और वल्नीकरण है जो कि सल्फर है उसकी उपस्थिति में किया जाता है। अर्थात जो सल्फर कंपाउंड है उसके साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है किसकी? जो प्राकृतिक रबड़ की, तो उसमें क्या है, क्रॉस सल्फर बंध है उसका निर्माण हो जाता है जिससे कि रबड़ का वल्नीकरण हो जाता है और उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। तो देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास में रबड़ का वल्नीकरण। रबड़ का वल्नीकरण देखिएगा, रबड़ का वल्नीकरण है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हम जो प्राकृतिक जो रबड़ है उसके अंदर हम उसकी रिएक्शन उसको सल्फर जो कंपाउंड है उसके साथ गर्म किया जाता है। और जो प्राकृतिक रबड़ है अर्थात आइसोप्रीन जो बहुलक होता है पॉली आइसोप्रीन, उसमें क्रॉस सल्फर बंध है उसका निर्माण हो जाता है। देखिएगा किस प्रकार से इसकी हम थोड़ी जो हिंदी है वो पहले लिखा देते हैं आपको। प्राकृतिक रबड़ उच्च ताप कोष्टक में लिखेंगे 335 केल्विन उच्च ताप पर नरम तथा निम्न ताप पर कोष्टक में लिखेंगे 283 केल्विन से कम ताप पर भंगुर हो जाता है या फिर हो जाती है ना। तो देखिए, जो ये रबड़ का जो वल्नीकरण किया जाता है तो उसमें हम लिखेंगे जो प्राकृतिक रबड़ है वो कैसी होती है? उच्च ताप पर तो है नरम होती है और निम्न ताप पर भंगुर होती है। इसलिए जो है इसलिए इसका वल्नीकरण है हम जो प्राकृतिक रबड़ है उसका यहाँ पर किया जाता है। तो देखिए, इसके अंदर हम आगे लिखेंगे तथा जल का अवशोषण करता है
यह अध्रुवीय विलायकों अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील है। अतः इन भौतिक गुणों में सुधार करने हेतु रबड़ का वल्नीकरण किया जाता है। देखिए, जो प्राकृतिक रबड़ है वो उच्च ताप पर कैसी होती है, नरम होती है, जबकि निम्न ताप पर है वो भंगुर प्रकृति की होती है और वो है जो जल का अवशोषण आसानी से कर लेती है। अतः जो ये है प्राकृतिक रबड़ वो अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होती है। तो इसके जो भौतिक गुण हैं, प्राकृतिक रबड़ के भौतिक गुणों में सुधार करने के लिए इसका जो वल्नीकरण है हमें वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है या फिर होता है। अब देखिए इसमें लिखेंगे आगे, ये तो हो जाता है इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा, उसमें आगे लिखेंगे इस प्रक्रिया में अपरिष्कृत रबड़ या फिर उसको प्राकृतिक रबड़ भी हम कहते हैं। प्राकृतिक रबड़ को गंधक कोष्टक में सल्फर लिखेंगे हम यहाँ पर, सल्फर गंधक के साथ गर्म किया जाता है। तो जो प्राकृतिक रबड़ है वो अपरिष्कृत रबड़ होती है और उसको गंधक है उसके साथ है जो हम गर्म करते हैं। किसके साथ गर्म करते हैं? गंधक के साथ, जिसे वल्नीकरण कहते हैं। देखिए ये जो दो लाइन है आपकी वो वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको आता है सीधा कि रबड़ का वल्नीकरण क्या कहलाता है, रबड़ का वल्नीकरण को समझाइए, तो इसमें हम सीधा सा ही सबसे पहले दो लाइन, जो चार लाइन ये हैं इसको लिखेंगे कि जो प्राकृतिक रबड़ है उच्च ताप पर नरम, निम्न ताप पर भंगुर प्रवृत्ति की होती है तथा इसके भौतिक गुणों में सुधार करने के लिए जो है इसको वल्नीकरण की आवश्यकता होती है। और इसके वल्नीकरण प्रक्रिया के लिए वल्नीकरण प्रक्रिया में सल्फर के साथ इसको गर्म किया जाता है। और ये जो प्रक्रिया है सल्फर के साथ गर्म कर जो वल्नीकृत जो रबड़ बनाने की, उसे हम वल्नीकरण प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब आगे नेक्स्ट आता है आपका, इसी में ये मैं बता देता हूँ। ये जो हमने सारी लाइन लिखी हैं उनको हम जो है समराइज वे में एक जो लाइन के अंदर लिख लेंगे, जो किस प्रकार से देखेंगे। देखिए प्राकृतिक रबड़ है क्या? प्राकृतिक रबड़ को किसके साथ गर्म किया जाता है? गंधक
गंधक के साथ गर्म किया जाता है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर? 300 से 373 से 415 केल्विन टेम्परेचर पर इसको गर्म किया जाता है। और जो बनता है कंपाउंड वो क्या कहलाता है? वल्नीकृत रबड़ कहलाती है। तेज तो हो जाती है जो उसका समराइज हुई। अब इसकी केमिकल रिएक्शन हम यदि देखें या फिर केमिकल जो कंपाउंड है इसका वो देखें तो देखिए किस प्रकार से होता है। हमने आपको बताया था कि आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन का जब बहुलीकरण किया जाता है तो जो कंपाउंड बनता है वो क्या होता है? वो होती है प्राकृतिक रबड़, है ना। हम प्राकृतिक रबड़ है उसमें सल्फर यदि जोड़ दें, सल्फर का यदि ऐड करवा दें तो जो कंपाउंड बनता है वो क्या होता है? वल्नीकृत रबड़। तो देखिएगा वल्नीकृत रबड़ किस प्रकार से होती है। CH3 ये इधर की ओर बॉन्ड खुला हुआ होता है। इसके साथ है जो एक सल्फर जुड़ी हुई होती है और यहाँ पर फिर से CH3 यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH यहाँ पर भी एक है जो सल्फर और पाया जाता है इसके मध्य और यहाँ पर CH2। यहाँ पर जो है ये बंद खुले हुए इसलिए छोड़ दिए क्योंकि यहाँ पर और भी जो एक अणु हैं आसानी से आकर जुड़ जाएंगे। तो देखिए ये तो हो जाती है जो वल्नीकृत रबड़ है उसका रासायनिक फॉर्मूला। अब हम देखेंगे कि इसमें थोड़ा और लिखेंगे। देखिए साइड में वल्नीकरण द्वारा प्राकृतिक रबड़ की द्विबंध युक्त श्रृंखलाएं परस्पर गंधक जिसे कि हम सल्फर कहते हैं, गंधक क्रॉस बंधों के द्वारा जुड़ जाती है जिससे रबड़ कठोर तथा उपयोगी हो जाती है। टायर बनाने के लिए प्रयुक्त टायर बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले रबड़ के उत्पादन में 5% सल्फर या फिर गंधक जिसे हम कहते हैं, गंधक कोष्ठक में सल्फर लिख लेंगे, सल्फर के तिर्यक बंध पाए जाते हैं। देखिए
यहाँ पे जो प्राकृतिक रबड़ है उसमें हम पता है कि जो द्विबंध है, द्विबंध युक्त श्रृंखला है, उसमें जो सल्फर है, ये देखिए ये क्या है, सल्फर क्रॉस बंध है जो को द्वारा जुड़ी हुई होती है ना। तो और ये जो है रबड़ ये कठोर तथा यदि इसको में यदि प्राकृतिक रबड़ है उसमें सल्फर मिला दिया जाए तो रबड़ का वर्णीकरण हो जाता है, और वर्णीकरण जो रबड़ है वो कैसी होती है, कठोर तथा उपयोगी जो होती है। और इसका उपयोग जो हम टायर हैं, जो वाहनों के टायर बनाते हैं, उनमें जो रबड़ प्रयोग ली जाती है उसमें कितने % जो सल्फर बंध पाए जाते हैं, 5% जो सल्फर हैं तिर्यक बंध के रूप में पाए जाते हैं। ये तो हो जाता है आपका जो प्राकृतिक रबड़ कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम चालू करा रहे हैं हमको, वो है संश्लेषित रबड़। क्या होगा इसके बाद में, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास में, संश्लेषित रबड़। देखिएगा जो संश्लेषित रबड़ है एक प्रकार के जो वल्नीकृत रबड़ ही होती है, अर्थात जो प्राकृतिक रबड़ है उसका संशोधन यदि हम उसको यदि हम उसमें क्या नाम से फैक्ट्रियों में या फिर कंपनियों में, फैक्ट्रियों में यदि उसका वो संशोधन किया जाए तो जो प्राप्त होती है वो कैसी होती है, वो होती है एक प्रकार से हमारे पास में प्राकृतिक रबड़, अर्थात वह रबड़ जो कि मानव द्वारा सीधे प्राप्त या फिर वह रबड़ जो प्रकृति से सीधी मानव के लिए प्राप्त नहीं हो पाती, जिसका संशोधन या फिर जिसका निर्माण है फैक्ट्रियों में किया जाता है, वो किस प्रकार की रबड़ होती है, संश्लेषित रबड़। देखिए ये हमारे पास में संश्लेषित रबड़। संश्लेषित रबड़ मैं फिर से आपको समझाता हूँ संश्लेषित रबड़ क्या होती है। हमने अभी पढ़ा था क्या, रबड़ का वल्नीकरण। रबड़ के वल्नीकरण में हमने पढ़ा था कि जब प्राकृतिक रबड़ है उसमें यदि सल्फर के साथ इसको रिएक्ट करवाया दिया जाए या फिर सल्फर के साथ उसको गर्म कर दिया जाए तो सल्फर जो क्रॉस बंध है उसमें उसका निर्माण हो जाता है। और रबड़ की जो ये प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, रबड़ का वल्नीकरण। तो एक प्रकार से जो संश्लेषित रबड़ है वो एक प्रकार की वल्नीकृत रबड़ ही होती है। संश्लेषित रबड़ के अंदर प्रत्यास्थ गुण पाए जाते हैं और ये काफी उपयोगी है जो होती है हमारे दैनिक जीवन में। तो इसके अंदर हम लिखेंगे संश्लेषित रबड़, संश्लेषित रबड़, संश्लेषित रबड़ की संश्लेषित रबड़ वल्नीकृत रबड़ की तरह प्राकृतिक बहुलक है। देखिए संश्लेषित रबड़ है वो वल्नीकृत रबड़ है, उसी की तरह क्या है, एक प्राकृतिक बहुलक होती है। लेकिन इसमें जो है हम लिखेंगे आगे जो अपनी लंबाई से 2 गुना तक खींचे जा सकते हैं, परंतु बाह्य तनन बल हटाने बाह्य तनन बल हटाने पर यह तुरंत मूल अवस्था में
मूल अवस्था में आ जाती है। देखिए, जो संश्लेषित रबड़ है उसको क्या किया जा सकता है, 2 गुना लंबाई तक उसको हम बढ़ा सकते हैं। और जो बाह्य बल है जिसके कारण कि वो बड़ा था 2 गुना तक, उस बल को यदि हम हटा दें तो यह अपनी मूल अवस्था में भी आ जाती है। तो देखिए आगे इसी में और लिखेंगे थोड़ा। संश्लेषित रबड़ 1,3-ब्यूटाडाइन या इनके व्युत्पन्न से सह बहुलक या विषम बहुलक कहते हैं। आगे है जो आपके 2 एग्जाम्पल्स हैं संश्लेषित बहुलक के, उसको देखेंगे हम। देखिए उसमें सबसे पहला नंबर है, इसके अंदर आपके जो संश्लेषित बहुलक है उसके अंदर 3 एग्जाम्पल हैं। पहला नंबर है ब्यूना एस, दूसरा नंबर है ब्यूना एन, और तीसरा है वो भी एक इम्पोर्टेंट है, वो है नियोप्रीन। तो जो ब्यूना एस और ब्यूना एन है ये अक्सर एग्जाम के अंदर है जो इसकी चर्चा की जाती है, ये अक्सर जो है एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है वो हमारे पास में है ब्यूना एस। देखिए ब्यूना एस है, या फिर इसको हम जो है दूसरा नाम भी है इसका, या स्टायरीन ब्यूटाडाइन है जो इसका दूसरा नाम है। इसका यदि शॉर्ट फॉर्म में यदि लिखूं तो वो होगा SBR। देखिए SBR क्यों कहा इसको, क्योंकि स्टायरीन है वो एस है जो स्टायरीन से लिया गया है, और ब्यूटा है वो बी के लिए लिया गया है, और डाइन है वो है हमारे पास में ब्यूटाडाइन है ना। उसके बाद में लास्ट में इसमें रबड़ और आएगा, रबड़ है ना, तो रबड़ है जो आर के लिए लिया गया है। ठीक है, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबड़ इसको हम कहेंगे, या फिर इसको हम ब्यूना एस यहाँ पर कहेंगे। तो देखिए इसका जो 1 लक क्या यूनिट होती हैं, इसके ब्यूना एस के निर्माण के लिए जो 1 लक यूनिट होती हैं वो क्या होती हैं, वो एक तो होती है स्टायरीन, और जो दूसरी है वो होती है 1,3-ब्यूटाडाइन। 1 लक यूनिट क्या है इसकी, देखिए इसकी जो मैं सीधी ही केमिकल रिएक्शन है वो लिख रहा हूँ, इसके निर्माण की, जो ब्यूना एस के निर्माण की केमिकल रिएक्शन है ना। देखिए इसमें क्या होता है, CH2 ये होता है, उसके बाद में CH, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड, उसके बाद में CH, उसके बाद डबल बॉन्ड, ये CH2। ये क्या है 1, इसको 1 कहेंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3, इसको 4, तो 1 2 3, तो 1,3-ब्यूटाडाइन का नाम होगा, 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन है जो इसका नाम होगा। ठीक है, अब देखिए एक तो ये कंपाउंड होता है, एक तो ये 1 लक होता है, दूसरा 1 लक क्या होता है, वो होता है स्टायरीन। और स्टायरीन का रासायनिक फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, इधर और एक बेंजीन रिंग होती है C6H5, जो इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है। ये कंपाउंड है, ये क्या होता है, स्टायरीन। इसके भी मान लीजिए मैं N अणु ले लूँ और इसके भी N अणु में ले लूँ।
पहले यदि हम N अणु भी नहीं लें तो उससे मैं सीधी पहले एक बार रिएक्शन समझा देता हूँ। देखिए ये मान लीजिए इन दोनों की मैंने रिएक्शन करवाता हूँ, तो देखिए क्या होता है, ये बॉन्ड है टूटता है, ये बॉन्ड भी टूटता है, ठीक है। इस पर हमें आधा बॉन्ड मिलता है, इस पर भी आधा बॉन्ड मिलता है, और इस पर भी आधा बॉन्ड, और इस पर भी आधा बॉन्ड खुला हुआ होता है, ठीक है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो आधा इस पर खुलेगा, आधा इस पर, ऐसे ये टूटेगा तो आधा इस पर खुलेगा, आधा इस पर, ठीक है। अब जब इस पर भी आधा बॉन्ड, इस पर भी आधा बॉन्ड, तो इस इनके मध्य क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब ये है, इस पर आधा बॉन्ड है जो खुला हुआ होता है, ठीक है। अब इसमें भी ये बॉन्ड टूटता है, इस पर आधा बॉन्ड इधर की ओर खुल जाता है, आधा बॉन्ड इधर की ओर खुल जाता है ना। अभी ये आधा बंद और ये आधा बंद आपस में एक दूसरे के साथ एक पूर्ण बंद का निर्माण कर लेते हैं, और उसके बाद में आधा बंद है जो इस पर खुला हुआ रह जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये अब इसको लिखेंगे इसके साथ CH2 सिंगल बॉन्ड CH C6H5, इस पर सिंगल बॉन्ड खुलेगा, इस पर सिंगल बॉन्ड, इस पर देखिए ना। यदि मैं इसकी n अणु इसके मैं ले लूँ, इस यूनिट के ऐसे ये अणु हैं जो इसके साथ जुड़ते जाएंगे तो एक कैसा कंपाउंड बन जाएगा, एक पॉलीमर कंपाउंड बन जाएगा। इसके मैं क्या ले लूँ, n अणु मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, इसके भी n अणु लेने पड़ेंगे और इसके भी n अणु यहाँ पर लेने होंगे। और देखिए कंपाउंड है ये ACPC जो है वो क्या होगी, ब्यूना S, ये क्या है हमारे पास में, ब्यूना S। अब देखिए इसके जो उपयोग हैं वो क्या क्या हैं, इसके उपयोग भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। इसके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके उपयोग, है ना। कितना टाइम है मैडम, इसके उपयोग हैं क्या क्या हैं। इसका उपयोग है वाहनों के टायरों के निर्माण में, और है जो दूसरा है सूत बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। वाहनों के टायर बनाने हेतु तथा सूत बनाने में है जो इसका उपयोग किया जाता है।